हेलो दोस्तों, फिर से हाजिर हूँ क्लास 12 भौतिक विज्ञान के 3 अंक वाले 10 बहुत ही महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न लेकर, जो यूपी बोर्ड 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप 90 प्लस यानी यूपी बोर्ड में 90 प्लस का सपना देख रहे हैं तो भाई इन प्रश्नों को ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। यह प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो यूपी बोर्ड में इस साल पूछे जा सकते हैं। तो आज हम इन्हें बहुत ही शानदार तरीके से और सिंपल तरीके से तैयार कराने वाले हैं, जिससे आपको एक ही बार में याद हो जाए। बस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, पसंद आए तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। भाई को सपोर्ट जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो आज का पहला प्रश्न क्या है कि आपेक्षिक चुंबकशीलता तथा चुंबकीय प्रवृत्ति से क्या तात्पर्य है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और अथवा में अगर ऐसा पूछ लिया जाए कि चुंबकीय प्रवृत्ति की परिभाषा व मात्रक लिखिए, ऐसा भी पूछ लिया जा सकता है। तो कोई तरीका से पूछिए, आप इन सबको हम तैयार करने वाले। तो देखिए क्या होगा। सबसे पहले देखेंगे कि आपेक्षिक चुंबकशीलता क्या होती है। तो किसी पदार्थ की चुंबकशीलता यानी म्यू तथा निर्वात की चुंबकशीलता यानी म्यू नॉट के अनुपात को आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। इसे म्यू आर से प्रदर्शित किया जाता है। सिंपल सी परिभाषा कि किसी पदार्थ की चुंबकशीलता तथा निर्वात की चुंबकशीलता के अनुपात को आपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। इसे म्यू आर से प्रदर्शित करते हैं। यानी सूत्र क्या हो जाएगा, म्यू आर बराबर म्यू बटे म्यू नॉट हो जाएगा। यह हो जाएगा आपेक्षिक चुंबकशीलता। फिर इसके बाद क्या पूछा, चुंबकशीलता। तो चुंबकशीलता क्या होती है, चुंबकीय पदार्थ के भीतर उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण यानी बी तथा चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता एच के अनुपात को उस पदार्थ की चुंबकशीलता कहते हैं। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। यानी सीधी सिंपल कि चुंबकीय प्रेरण तथा चुंबकन तीव्रता के अनुपात को चुंबकशीलता कहते हैं। इसका मात्रा की बात करें तो वेबर प्रति एम्पियर मीटर अथवा न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर इसका मात्रक हो जाता है। फिर देखिए अगला प्रश्न, उसमें पूछा जाएगा कि चुंबकीय प्रवृत्ति क्या है। तो चुंबकीय सुग्राह्यता किसी चुंबकीय पदार्थ से उत्पन्न हुई चुंबकन तीव्रता I तथा उसे उत्पन्न करने वाले चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता H के अनुपात को उस पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। और इसे एक्सएम से प्रदर्शित किया जाता है। क्या हो गया कि किसी चुंबकीय सुग्राह्यता किसी चुंबकीय पदार्थ से उत्पन्न हुई चुंबकन तीव्रता और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को क्या बोला जाता है, चुंबकीय प्रवृत्ति। एक्सएम बराबर क्या हो जाएगा, I बट्टे एच। आई आपका क्या होगा, चुंबकन तीव्रता, और एच क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका पहला प्रश्न, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तैयार जरूर कर लीजिएगा, 3 अंक में पूछा जाएगा। फिर देखिए सेकंड है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चुंबकत्व का परमाणु मॉडल क्या है। तो देखिए शानदार तरीके से तैयार करने वाले हैं इसे। देखिए क्या पढ़ना है, पदार्थ का प्रत्येक परमाणु एक छोटे चुम्बक की भांति व्यवहार करता है। जो ये पदार्थ है, पदार्थ का एक प्रत्येक परमाणु एक छोटे चुम्बक की भांति व्यवहार करता है। परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के कक्षीय परिक्रमण तथा चक्रण के कारण परमाणु में चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। किसके कारण, कि जो परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं, परमाणु क्या है, इलेक्ट्रॉन है, उनकी कक्षीय यानी कक्षा में चक्कर, पता है कि इलेक्ट्रॉन अपनी नाभिक की चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यानी कक्षा में चक्कर लगाते हैं। तो तथा चक्रण के कारण परमाणु में चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है। चुंबकत्व के परमाणुीय मॉडल में इलेक्ट्रॉनों के कक्षीय परिक्रमण तथा चक्रण को ही पदार्थ में चुंबकत्व का मूल कारण माना जाता है। क्या माना है, कोई भी परमाणु के क्या कक्षीय परिक्रमण और चक्रण को ही क्या माना जाता है, चुंबकत्व का मूल कारण माना जाता है। लेकिन परमाणु में चुंबकीय आघूर्ण का अधिकांश भाग इलेक्ट्रॉनों के चक्रण से उत्पन्न होता है तथा इसी आधार पर विभिन्न पदार्थों के चुंबकत्व की व्याख्या की जा सकती है। किसके, कि परमाणु के परिक्रमण और चक्रण के आधार पर ही चुंबकत्व का मूल कारण माना जाता है। और लेकिन परमाणु के चुंबकीय आघूर्ण का अधिकांश भाग इलेक्ट्रॉनों के चक्रण से उत्पन्न होता है और इसी के विभिन्न पदार्थों को चुंबकत्व की व्याख्या, इसी से पदार्थों के विभिन्न चुंबकत्व की व्याख्या की जाती है। किसके कारण, इलेक्ट्रॉनों के चक्रण के कारण। यह चुंबकत्व का परमाणुीय मॉडल था। चलिए तो तीसरा प्रश्न देख लेते हैं, वो भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। प्रश्न नंबर 3, विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है, क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम। तो फैराडे के 2 नियम हैं। प्रथम नियम देखेंगे तो किसी
कुंडली से संबद्ध प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा, स्मॉल ई का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर यानी डेल्टा d∅/dt के समानुपाती होता है। क्या होगा, ई समानुपाती माइनस d∅/dt, या अगर हम चिन्ह हटाते तो अगर क्या हो जाता है, अनुक्रमानुपाती नेता यानी क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। के को हम एक मान लेते तो के को हम लिखते नहीं है, तो d∅/dt, और ये d क्या दर्शाता है, परिवर्तन को दर्शाता है। तो क्या पढ़िए कि किसी परिपथ प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के समानुपाती होता है। तो ये प्रेरित विद्युत वाहक बल हो गया। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन यानी फ्लक्स में परिवर्तन d∅/dt, परिवर्तन में लगा समय। ठीक है, तो ये डी क्या दर्शाता है, परिवर्तन को। तो एक दूसरे के अनुपात यानी क्या बढ़िए कि प्रेरित विद्युत वाहक बल और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के समानुपाती होता है। तो ये हो जाएगा ई बराबर माइनस d∅/dt। अगर इसमें जो प्रेरित विद्युत वाहक में जो फेरों की संख्या अगर n मानी जाए कुंडली में, चुंबकीय फ्लक्स में अगर किसी कुंडली में क्या हो, फेरों की संख्या n हो, तब क्या होगा, तब इसके लिए क्या हो जाता है कि वही सूत्र है ई बराबर माइनस n d∅/dt। इसमें अगर कुंडली में n फेरों की संख्या हो तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो उसके लिए। तो जहाँ ऋणात्मक चिन्ह प्रदर्शित करता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स में परिवर्तन का विरोध करता है, और विद्युत वाहक बल का मात्रा क्या होता है, वोल्ट हो जाता है। ये हो जाता है पहला नियम। दूसरा नियम क्या होगा, किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। इसे लेंज का नियम भी कहते हैं। बहुत सिंपल नियम, विकल्प आपके अति लघु में पूछ लिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, पूछ लिया जाता है बहुत इंपॉर्टेंट, अति लघु के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है कि लेंज का नियम क्या है। तो किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उसी कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। इसे लेंज का नियम कहते हैं। चलिए तो अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, जो कि है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। पूछ लिया जाता है कभी कभी यूपी, तो 3 नंबर का पूछा जाएगा आपके पेपर में। तो सिंपल सी बात, मान लीजिए क्या है, आपके बायां हाथ है, और बाएं हाथ को इस प्रकार फैलाया कि इनके जो अंगूठा और उसके सामने वाली 2 उंगलियां परस्पर लंबवत हैं, जिसमें सामने की उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी, बीच की उंगली विद्युत धारा की, और अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। देखिए कैसे कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम अनुसार यदि हम बाएं हाथ के अंगूठे और उसके पास वाली दोनों उंगलियों को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में तथा बीच की उंगली विद्युत धारा की दिशा में तथा अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रकट करेगा, यह क्या कहलाता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम हो जाता है। याद जरूर कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर देखिए नेक्स्ट अगला है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं। तो देखिए बहुत शानदार तरीके से इसे भी अच्छे तरीके से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा कि समय के साथ परिवर्तित विद्युत क्षेत्र, किसके, समय के साथ परिवर्तित विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है, अगर क्या होगा, समय के साथ अगर विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन किया जाए तो उसमें क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, तथा समय के साथ परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। एक दूसरे को उल्टा कर लिया कि चुंबकीय विद्युत क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन हो तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, और चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हो तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो मैक्सवेल ने बताया कि प्रकृति में एक तरंग नियत है, कोई भी एक तरंग नियत है जिसमें समय तथा त्रिविमीय क्षेत्र के साथ परिवर्तित विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र होते हैं जो एक दूसरे के लिए स्रोत का कार्य करती हैं। यह तरंग विद्युत चुंबकीय तरंगें कहलाती हैं। मतलब ऐसी प्रकृति में ऐसी तरंगें पाई जाती हैं जो विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करती हैं, वे सब क्या कहलाती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगें कहलाती हैं। ठीक है, और अगर परिपथ में आप पेपर में पूछ लिया है कि इनके लिए जो आरेख बनाइए तो आप इसको आप बना सकते हो। ये हो जाएगा आपका विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती है। तो सिंपल सी बात कि कोई भी अगर हम क्या पढ़ते हैं, समय के साथ अगर समय के साथ परिवर्तित विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, और तथा समय के साथ परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो मैक्सवेल ने बताया कि प्रकृति में एक ऐसी तरंग होती है जो समय तथा त्रिविमीय क्षेत्र के साथ परिवर्तित विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र होते हैं जो एक दूसरे के लिए स्रोत का कार्य करते हैं, और एक क्या कहलाती है, तरंग विद्युत चुंबकीय तरंगें कहलाती हैं जो उनके लिए परिवर्तन का कार्य करती हैं। चलिए तो प्रश्न नंबर 6 देख लेते हैं।
तो प्रश्न नंबर 6, प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हो, इसके नियम लिखिए। देखो ये प्रश्न यानी पहले हटा दिए गए थे अब, लेकिन अब इस साल जुड़ चुके हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा, क्योंकि इस साल ये पूछा जा सकता है, प्रकाश का अपवर्तन। तो अपवर्तन में सिर्फ सिंपल से यहाँ पर देखो चित्र बनाए कि जो कोई प्रकाश है वो कोई एक पारदर्शी माध्यम से आता है। कोई मान लीजिए एक माध्यम से चल रहा है, और जब वो दूसरे माध्यम में जाता है तो दूसरे माध्यम में जाते समय अपनी दिशा से भटक जाता है, यानी उसकी दिशा बदल जाती है। यही क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन। कि जब प्रकाश एक माध्यम से चलकर दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो दूसरे माध्यम में जाने पर उसका वेग या दिशा बदल जाता है, यानी विचलित हो जाता है। वो क्रिया वो क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। देखिए कि जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो दूसरे माध्यम में जाने पर इसका वेग तथा दिशा बदल जाती है, इसको प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और यहाँ पर देखिए जो दिशा कि विरल माध्यम से प्रकाश कहाँ जा रहा है, सघन माध्यम में जाता है, तो क्या हो जाता है, दिशा बदल जाती है, यानी आने वाली किरण आपतित किरण और जाने वाली अपवर्तित किरण क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। और ये क्या होता है, इस पर खींचा गया अभिलंब है। ठीक है, आपतित किरण अपवर्तित किरण और उस पर खींचा गया अभिलंब है। और इस पर जी आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण क्या कहलाता है, आपतन कोण होता है। ठीक है, ये होता है आपतन कोण। और ये अपवर्तित और अभिलंब के बीच बना कोण कौन सा कहलाता है, अपवर्तन कोण कहलाता है। अपवर्तन कोण कहलाता है, जिसे हम आर से लिखते हैं। तो देखिए इसके नियम है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, ये हो जाएगा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और सेकंड होगा कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक निश्चित तरंगदैर्घ्य अथवा रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण कीजिए तथा अपवर्तन कोण कीजिए, यानी आपतन कोण कीजिए यानी आई तथा अपवर्तन कोण कीजिए एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, यानी किसके नियतांक के बराबर होती है कि निष्पत्ति एक नियतांक होती है, नियतांक के बराबर होती है, ऐसे कह सकते हैं। तो क्या होगा, n बराबर साइन आई बटे साइन ए बराबर, यानी कह सकते हैं नियतांक। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। किन्हीं दो माध्यमों में एक वर्णीय प्रकाश के लिए आपतन कोण कीजिए और अपवर्तन कोण कीजिए परस्पर समानुपाती होती हैं। किसके बराबर होती है, कह सकते हैं नियतांक की बराबर होती हैं। तो ये क्या कहलाता है, स्नेल का नियम भी कहते हैं इसे। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं प्रश्न नंबर 7, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, इसे जरूर तैयार करना है हमें। तो देखिए, हाइगेंस के तरंग संबंधी सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। और वेरी वेरी इम्पोर्टेंट VVIP प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए हाइगेंस का सिद्धांत क्या कहता है, तो इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। क्या चलता है, तरंगों के रूप में चलता है। ये तरंगें प्रकाश स्रोत से निकलकर सभी संभव दिशाओं में प्रकाश के वेग से चलती हैं। प्रकाश का वेग, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड, सॉरी क्या होता है, से वेग से चलती हैं। हाइगेंस के समय तक वैज्ञानिकों की धारणा थी कि तरंगों के संचरण के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। इसलिए हाइगेंस ने एक सर्वव्यापी माध्यम ईथर की कल्पना की और यह माना कि ईथर भारहीन है, अतः यह प्रत्येक पदार्थ में प्रवेश कर सकता है। इसका घनत्व बहुत कम हो तथा इसकी प्रत्यास्थता बहुत अधिक होती है। क्या पढ़ा कि हाइगेंस की इस सिद्धांत के अनुसार क्या, प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। ये तरंगें प्रकाश स्रोत से निकलकर सभी संभव दिशाओं में चल सकती हैं और किस वेग से चलती है, प्रकाश के वेग से चलती हैं। और हाइगेंस के समय तक वैज्ञानिकों का मानना था कि प्रकाश जो तरंगें हैं, तरंगों के संचरण के लिए कोई किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। तो हाइगेंस ने क्या कर लिया, ईथर की कल्पना कर दी कि सर्वव्यापी माध्यम ईथर की, और ने बताया कि ईथर बिल्कुल भारहीन तत्व है, यह प्रत्येक पदार्थ में प्रवेश कर सकता है, इसका घनत्व बहुत ही कम होता है, इसकी प्रत्यास्थता बहुत अधिक होती है। इसी कारण देखो क्या लिखा, इसी कारण प्रकाश तरंगें ईथर में बहुत अधिक वेग, यानी तरंग वेग बनाई प्रत्यास्थता बटे घनत्व, रूट प्रत्यास्थता बटे घनत्व से चलती हैं। जब ये प्रकाश तरंगें किसी वस्तु से परावर्तित होकर हमारी आँख के रेटिना पर गिरती हैं तो हमें वस्तु दिखाई देने लगती है। इस सिद्धांत के अनुसार अलग अलग रंगों की प्रकाश तरंगों की लंबाई अलग अलग होती है। देखो बिल्कुल सिंपल है, भाषा जरा रटने की जरूरत ही नहीं है, बहुत देखो भाषा है कि पहले क्या पढ़ लिया हमने कि हाइगेंस के अनुसार प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है
और ये तरंगें प्रकाश स्रोत से निकलकर सभी दिशाओं में संचरित होती हैं और किस वेग से? प्रकाश के वेग से चलती हैं। और हाइगेंस के समय तक वैज्ञानिक मानते थे कि तरंगों के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। तो ने ईथर की कल्पना कर लियो। ईथर को क्या एक भारहीन था, इसकी ठीक है, ईथर क्या था? भारहीन था बिल्कुल, और अतः यह प्रत्येक पदार्थ में प्रवेश कर सकता था। इसका घनत्व भी बहुत कम होता है और प्रत्यास्थता इसकी अधिक होती है। इसी कारण कैसे इसकी प्रकाश तरंगें ईथर से बहुत अधिक वेग यानी तरंग वेग बराबर क्या होता है? प्रत्यास्थता बटे घनत्व से चलती थी। रूट प्रत्यास्थता बटे घनत्व से चलती थी। जब ये तरंगें कोई वस्तु किसी वस्तु से हमारी आँख पर पड़ती थी, परावर्तित होकर हमारी आँख पर पड़ती थी और हमें वस्तु दिखाई देने लगती थी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 7। वेरी इंपॉर्टेंट सिंपल सी परिभाषा है, तो ज़रूर याद हो जाएगा, आशा करते हैं। लेकिन वीडियो को लाइक ज़रूर करिए अगर पसंद आ रही हो तो। चलिए तो प्रश्न नंबर 8 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 8, व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं? प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें लिखिए। चलिए तो व्यतिकरण को देखते हैं। तो कोई दो समान आवृत्ति की प्रकाश तरंगें, कैसी तरंगें? दो समान आवृत्ति के प्रकाश तरंगें जिनके आयाम क्या हो? समान हो, जब किसी माध्यम में एक साथ चलती हैं यानी संचरित होती हैं, तो माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता उन तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं के योग से भिन्न होती है। यानी क्या होगा कि जब भी एक साथ चलेंगी तो उनके माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर, जितने बिंदु हैं उन पर प्रकाश की तीव्रता उन तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं के योग से भिन्न होती हैं। कुछ स्थानों पर तीव्रता न्यूनतम हो जाती है, जबकि कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम हो जाती है। प्रकाश तरंगों का अध्यारोपण की इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। हमने क्या पढ़ा? सिंपल सी बात कि प्रकाश तरंगें जो चल रही हैं विभिन्न बिंदुओं पर विभिन्न तरीकों से अलग अलग तीव्रताओं के एक मतलब अलग अलग तरीके से चलती हैं। कुछ स्थानों पर न्यूनतम होती हैं और कुछ स्थानों पर अधिकतम होती हैं। जिन स्थानों पर न्यूनतम होती है उन्हें विनाशी व्यतिकरण और जिन पर कम होती है उन्हें संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। दो व्यतिकरण की परिभाषा भी हो जाती है। फिर शर्तों की बात की जाए तो दोनों प्रकाश स्रोत कला संबद्ध होने चाहिए, यानी इनका कालांतर समय के साथ नियत होना चाहिए, और दोनों तरंगों की आवृत्ति अथवा तरंगदैर्घ्य बराबर होने चाहिए। तीसरा होगा अच्छे व्यतिकरण के लिए दोनों तरंगों के आयाम बराबर होने चाहिए। चौथा होगा अच्छे व्यतिकरण के लिए प्रकाश स्रोत बहुत संकीर्ण होना चाहिए। ये इसकी शर्तें हो जाएंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी तैयार कर लीजिए। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न की तरफ, जो कि ये व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर जरूर पूछा जाता है, तो इसे भी हम अच्छे तरीके से तैयार करने वाले हैं। तो सबसे पहले व्यतिकरण के बारे में देखिए। तो दो कला संबद्ध प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण से व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होता है। इसमें क्या होगा? एक ही तरंगों के विभिन्न भागों अथवा बिंदुओं से आने वाली द्वितीयक तरंगाओं के बीच अध्यारोपण से विवर्तन प्राप्त होता है। फिर होगा व्यतिकरण में व्यतिकरण प्रतिरूप में सभी दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता समान होती है। कितने? व्यतिकरण प्रतिरूप में सभी दीप्त फ्रिंजों की तीव्रताएं समान होती हैं, लेकिन विवर्तन प्रतिरूप में दीप्त फ्रिंजों की तीव्रताएं केंद्रीय फ्रिंजों के दोनों ओर घटती जाती हैं। अगला देखिए, व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई साधारणतः समान हो भी सकती है अथवा नहीं भी, और विवर्तन फ्रिंजें कभी भी समान चौड़ाई की नहीं हो सकती हैं। चलिए ठीक है, अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ, जो कि है सबसे सिंपल क्वेश्चन है। छोटी सी बात समझिए कि समभारिक तथा समस्थानिक से आप क्या समझते हैं? प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। समस्थानिक तो किसी एक ही तत्व के ऐसे विभिन्न परमाणु जिनके नाभिकों में प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो, समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिक यानी परमाणु क्रमांक समान हो और परमाणु भार क्या हो? भिन्न भिन्न हो, वे क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे क्लोरीन की बात हुई कि एक ही परमाणु है, क्लोरीन के दो परमाणु देखिए, एक C17 कितनी क्लोरीन का परमाणु है, सॉरी क्या है? Cl, क्लोरीन Cl, इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 17, तो इसका भी कितना है? 17, लेकिन परमाणु भार अंतर में इसका 35 है, इसका कितना है? 37 है। यानी परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, वे क्या कहलाते हैं? समस्थानिक। इसी प्रकार हाइड्रोजन के लिखे हुए हैं। फिर देखिए एक और हो जाएगा आपका एक और प्रश्न, जो कि है देखिए समभारिक। तो विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके नाभिकों में न्यूक्लियॉनों की कुल संख्या समान होती है परंतु प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, समभारिक कहलाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर
हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है 1 और भार कितना है 3। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर हीलियम है, इसके परमाणु क्रमांक कितना 2, लेकिन परमाणु भार क्या है 3 है। तो यानी तो भिन्न भिन्न परमाणु लेकिन उनके जो परमाणु भार क्या हो समान हो, लेकिन प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो, तो वे क्या कहलाते हैं, समभारिक कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर क्लोरीन और नाइट्रोजन को देखिए परमाणु भार तो समान है, लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है, तो ये समभारिक कहलाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आपके 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा।